Hello students, today we are going to discuss about the chapter My Childhood, and this is the second part of this chapter. So let's start. The Second World War broke out in 1939. सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया. When I was 8 years old, और उस समय मेरी उम्र 8 वर्ष की थी. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. और किन्हीं वजहों से, किन्हीं रीजंस की वजह से आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मैं कभी भी ये समझने में समर्थ नहीं हो पाया, मैं ये कभी भी नहीं समझ पाया. अ सडन डिमांड फॉर टेमरिंड. टेमरिंड मीन्स इमली. टेमरिंड सीड्स मीन्स इमली के बीज की जो अचानक से मांग बढ़ गई. इरप्टेड इन द मार्केट, और जिसने मार्केट में जो इरप्शन हो गया, यानी मार्केट में बहुत ज़्यादा उछाल आ गया, मांग बढ़ गई. ये बात मैं कभी भी नहीं समझ पाया. आई यूज्ड टू कलेक्ट द सीड्स. मैं इन बीजों को एकत्रित किया करता था. एंड सेल देम टू अ प्रोविज़न शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट. और मस्जिद वाली गली के एक प्रोविज़न शॉप पर, एक परचून की दुकान पर मैं उन्हें बेच दिया करता था. अ डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली अ सम ऑफ 1 आना. और एक दिन का जो कलेक्शन होता था उन बीज का, वो मुझे देते थे. फैच मीन्स मुझे देते थे द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना. और जो कुल मिलाकर जो इकट्ठा होता था वो 1 आना मुझे मिलता था. My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. और मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे, जिनका नाम जलालुद्दीन था, वो मुझे युद्ध के बारे में कहानियाँ बताया करते थे. विच आई वुड लेटर अटैम्प्ट टू ट्रेस, जिनको बाद में, लेटर मीन्स जिनको बाद में मैं ट्रेस, अटैम्प्ट टू ट्रेस, जिनको ट्रेस करने की कोशिश करता था, जिनकी जांच पड़ताल करता था. इन द हेडलाइंस इन दीनामनी. दीनामनी नाम का जो न्यूज़पेपर आता था, उसकी हेडलाइन में मैं इनको खोजने की कोशिश करता था. आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर. और जो हमारा क्षेत्र था, बीइंग आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मीन्स अकेला था, क्योंकि वो शहर वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर. वो शहर युद्ध से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं था, यानी उसका युद्ध का उस जगह पर, उस क्षेत्र पर कोई असर नहीं पड़ा था. बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू जॉइन द एलाइड फोर्सेस. लेकिन जल्द ही भारत को एलाइड फोर्सेस में यूके, यूएस, इन सब की जो मिली हुई सेना थी, उसको एलाइड फोर्सेस कहा गया. और उसमें भारत को भी भागीदारी करने के लिए फोर्स किया गया, ज़ोर ज़बरदस्ती करी गई, यानी ज़बरदस्ती फ़ौज में नौजवान भर्ती किए जाने लगे. एंड सम टाइम एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड. और एक इमरजेंसी, एक आपातकालीन की स्थिति लगभग पैदा हो गई कुछ समय के लिए. द फर्स्ट कैजुअल्टी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन. और जो पहली कैजुअल्टी हुई, जो पहली ऐसी घटना हुई, वो ट्रेन के सस्पेंशन, यानी ट्रेन का जो हाल्ट था. हाल्ट मीन्स जो ट्रेन का ठहराव था, ट्रेन का रुकने का जो जगह थी, कहाँ पर, रामेश्वरम स्टेशन में जो ट्रेन रुकती थी, उसका सस्पेंशन हो गया, यानी उसको बंद कर दिया गया, उसको रोक दिया गया. ये एक पहली घटना हुई जो ऐसा लगता है कि युद्ध के कारण ऐसा हुआ. द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड. अब क्योंकि ट्रेन वहाँ पर नहीं रुकती थी, तो न्यूज़पेपर को बंडल्ड कर दिया गया, यानी बांध दिया जाता था. एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी. और रामेश्वरम और धनुषकोडी दोनों जो टाउन हैं, दोनों जो शहर हैं, कस्बे हैं, उनके बीच में जो रामेश्वरम रोड पड़ती है,
उससे, क्योंकि अब ट्रेन का जो हाल्ट है, ट्रेन का जो रुकना है, वो अब स्टेशन पे नहीं रुकती थी, तो वो चलती हुई ट्रेन पर, जो मूविंग ट्रेन है, वहाँ से अखबार के जो बंडल थे उनको फेंक दिया जाता था, उनको थ्रो कर दिया जाता था। आई रिपीट द होल इंसिडेंट, कि जो न्यूज़पेपर होते थे उनको अब बंडल में बांध दिया जाता था और उन्हें फेंक दिया जाता था फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन पर, ऑन द रामेश्वरम रोड। रामेश्वरम जो रोड थी, उस रोड पर चलती हुई ट्रेन से उन बंडल्स को फेंक देते थे। और जो रोड कहाँ पड़ती थी? रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में वो रोड पड़ती थी। दैट फोर्स्ड my cousin Shamsuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. और दैट फोर्स्ड माई कज़न शमसुद्दीन, और जो मेरा चचेरा भाई था शमसुद्दीन, जो रामेश्वरम में अखबार डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता था, टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड, उसको एक हेल्पिंग हैंड यानी एक सहायक की ज़रूरत पड़ गई। उस हेल्पर का काम क्या है? टू कैच द बंडल्स, कि वो उन बंडल्स को इकट्ठा करेगा, कैच करेगा, जो बंडल्स ट्रेन से फेंके जाते हैं। एज इफ़ नेचुरली, और जैसे कि वास्तविक तौर पर, आई फिल्ड द स्लॉट, मैंने उस स्लॉट को, कौन सा स्लॉट था कि उनको जो हेल्पिंग हैंड चाहिए था, जो ऐसा आदमी उनको चाहिए था जिस आदमी की उन्हें ज़रूरत थी, उस स्लॉट को, उस जगह को नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से उस स्लॉट को मैंने भर दिया। यानी उनको और कोई नज़र नहीं आया, उनको अब्दुल कलाम साहब ही नज़र आए जो इस काम को अच्छे से कर सकते थे। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, और मेरी ज़िंदगी की जो फर्स्ट वेजेस है यानी पहली जो कमाई है, उसको कमाने में शमसुद्दीन ने मेरी मदद करी। यानी न्यूज़पेपर के बंडल उठाकर और उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में उनको अपनी ज़िंदगी की फ़र्स्ट वेजेस या पहली कमाई उनको मिल पाई। हाफ अ सेंचुरी लेटर, और लगभग आधी शताब्दी के बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। और आधी शताब्दी के बाद, हाफ अ सेंचुरी लेटर, ये जो वर्ड यूज़ किया है कलाम साहब ने, ये उस टाइम पर यूज़ किया है जब वो इस ऑटोबायोग्राफी को लिख रहे हैं। यानी जब वो अपनी आत्मकथा को लिख रहे हैं, तब आधी शताब्दी के बाद उनको ये महसूस होता है, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड, मुझे आज भी गौरव का अनुभव होता है, इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जब मैंने अपने पैसे खुद कमाए थे, तो उस अर्निंग को सोचकर जब आज आधी शताब्दी बीत चुकी है, तो मुझे दोबारा से वो बहुत अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है मुझे कि मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली कमाई कैसे कमाई थी। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स, और हर जो बच्चा पैदा होता है उसमें कुछ इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स, उसमें कुछ जन्मजात चरित्र होते हैं, कुछ गुण होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब यहाँ पर गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं। इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, वो जो उनका सामाजिक और आर्थिक जो माहौल होता है, या फिर जो उनकी इमोशनल एनवायरनमेंट होता है, जो उनकी संवेदनाओं से जुड़ा हुआ जो माहौल होता है, फीलिंग्स जिस माहौल से जुड़ी होती हैं, एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और उस बच्चे को ट्रेन कर दिया जाता है, वो बच्चा खुद ही निपुण हो जाता है, इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, जिस तरह से अथॉरिटी जो है अपने किस कमांड देती है, अपने नियम कानून बताती है, उस तरह से वो बच्चा भी जिस माहौल में जन्म लेता है, जहाँ पर रह रहा होता है, वहाँ का जैसा माहौल होता है, उस माहौल में ढल जाता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, फ्रॉम माई मदर, और मुझे भी इनहेरिटेड मीन्स विरासत में मुझे मिली, क्या मिली?
ईमानदारी, ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, और जो आत्मनियंत्रण था, सेल्फ डिसिप्लिन था, वो मुझे अपने पिताजी से मिला, अपनी माताजी से मिला। आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, और मुझे विरासत में क्या मिला? अच्छाई में विश्वास करना, गुडनेस मीन्स अच्छाई में आस्था रखना, ये मुझे विरासत में मिला। एंड डीप काइंडनेस, और जो असीम दयालुता की भावना है वो मुझे मिली। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और ऐसा ही जो मेरे बाकी के 3 भाई और जो बहन थी, उनको भी ये सारी चीज़ें विरासत में मिली। यानी इनडायरेक्टली कलाम साहब का कहना है कि उनकी फैमिली में जो मेंबर थे वो सभी ऑनेस्ट थे, सेल्फ डिसिप्लिन थे, उनकी गुडनेस में फेथ थी, अच्छाई में उनकी आस्था थी, और उनके अंदर सबके दयालुता की भावनाएं भरी हुई थीं। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, और मेरे बचपन में, चाइल्डहुड मीन्स बचपन में, मेरे 3 सबसे ख़ास दोस्त थे, रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन। यानी उन तीनों के नाम थे रामानंदा शास्त्री, अरविंदन और शिवा प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़, और ये जो तीनों लड़के थे वो ऑर्थोडॉक्स मीन्स पारंपरिक रूप से हिंदू ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। यानी तीनों के तीनों जो लड़के थे वो ब्राह्मण परिवार से थे, जबकि कलाम साहब मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे। As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves, और जब हम बच्चे थे, यानी एज चिल्ड्रन यानी बच्चों के रूप में, नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवरसेल्फ, हमने स्वयं में कभी भी कोई भी डिफरेंस महसूस नहीं किया, कोई भी भेदभाव, असमानता महसूस नहीं करी। बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग मीन्स पालन पोषण, और डिफरेंसेस मीन्स असमानताएं, यानी जो हमारी धार्मिक असमानताएं थीं उसकी वजह से, या फिर जो हमारा पालन पोषण था उसकी वजह से, हम बच्चों में कभी भी कोई भी भेदभाव नज़र नहीं आया। In fact, Ramananda Shastri was the son of Pakshi Lakshmana Shastri, the high priest of रामेश्वरम टेम्पल, और रामेश्वरम मंदिर के जो उच्च पुजारी थे वो थे पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, और जो कि रामानंदा शास्त्री के पिताजी थे। यानी रामानंदा शास्त्री खुद बेटा था पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का, जो कि रामेश्वरम मंदिर में उच्च प्रीस्ट थे, जो उच्च पुजारी थे, वो रामानंदा शास्त्री के स्वयं के पिताजी थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, और बाद में ही यहाँ पर यूज़ हुआ है रामानंदा शास्त्री के लिए। बाद में उसने टुक ओवर, टेक ओवर का सेकंड फॉर्म है टुक ओवर, उसने जो टेक ओवर कर लिया, यानी विरासत जो उसके पिताजी का काम था वही काम उसने करना शुरू कर दिया। यानी प्रीस्टहुड, यानी जो पुजारी का जो काम होता है वही काम उसने शुरू कर दिया। कहाँ पर? रामेश्वरम मंदिर में, फ्रॉम हिज फादर। और ये सब उसने काम कहाँ से सीखा? अपने पिताजी से सीखा। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, ऑल, और पिलग्रिम्स मीन्स तीर्थ यात्रा करने के लिए अरविंदन ने वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस अरेंज कर लिया। एंड शिवा प्रकाशन बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवेज़, और साउदर्न रेलवेज़ में केटरिंग यानी जो खाना पीना जो सप्लाई करते हैं उसका कॉन्ट्रैक्टर बन गया। कौन? शिवा प्रकाशन। ड्यूरिंग द एनुअल Shri Sita Ram Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Ramatirtha, which was near our house. और ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम, कल्याणम मीन्स विवाह या शादी,
यानी राम सीता की जो शादी होती थी, इसका जो वार्षिक उत्सव होता था, सेरेमनी मीन्स जो त्यौहार होता था, आवर फैमिली यूज टू अरेंज, तो हमारे परिवार जो था वो बोट्स अरेंज करने का काम करता था विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म। और ये जो बोट्स होती थी इसमें ख़ास तरह की चीज़ फैसिलिटी दी जाती थी फॉर कैरिंग आइडल्स। आइडल्स मीन्स मूर्तियाँ, यानी सीता और राम की जो मूर्तियाँ हैं उनको ले जाने के लिए ख़ास इंतज़ाम किए जाते थे। आइडियल्स ऑफ द लॉर्ड यानी ईश्वर की या भगवान की मूर्तियाँ, फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। और ये मूर्तियाँ कहाँ से कहाँ तक ले जाते थे, वो मंदिर से और जो मैरिज साइट थे जहाँ पे उनके विवाह का स्थान था वहाँ से ले जाते थे। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामातीर्था। और ये जो तालाब था वो, ये जो साइट थी, सॉरी, जो मैरिज साइट थी जिसको रामा तीर्था कहते थे, वो तालाब के बिल्कुल बीचों बीच थी। विच वॉज नियर आवर हाउस, जो हमारे घर के पास था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। और इवेंट्स ऑफ रामायण की जो घटनाएं होती थीं, एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट जो उनके संदेशवाहक हैं मुस्लिम्स में, उनकी जीवन की जो गाथाएं हैं वो वर द बेड टाइम स्टोरीज़ माई मदर एंड ग्रैंड मदर, जो हमारी दादी और हमारी माँ हमें रात को सोते समय वो कहानियाँ सुनाती थीं। वो टेल द चिल्ड्रन इन अवर फैमिली, हमारी फैमिली में बच्चों को ये रात को सोते समय कहानियाँ सुनाई जाती थीं। यानी जो उनके प्रॉफिट थे, पैगंबर थे, उनकी जीवन के बारे में और रामायण की जो घटनाएं हैं उनके बारे में घर में बच्चों को हमारी माँ या फिर दादी बताया करती थीं। So here we finished the second part of the chapter. In the next video we will finish this chapter. So till then, take care of yourself. Bye bye.